Welcome back to our YouTube channel, The Coach Academy. Today we are going to discuss about parallel plate capacitor lecture number 2. तो आज हम शुरुआत करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या देखेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कैपेसिटर का सी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, उसी फॉर्मूला का यूज करके हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ टू parallel plate conductor, two parallel conducting plate that store charge and energy known as पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, ये हुआ डेफिनेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होगा जिसमें मान लो ये हमारे पास दो प्लेट हैं, कंडक्टिंग प्लेट हैं, इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट करके अगर हम रखेंगे और इनके बीच में कुछ चार्ज स्टोर होता है तो हम ये कहेंगे क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा पैरेलल प्लेट है, ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच कुछ डिस्टेंस है d, और इन दोनों प्लेट की वजह से चार्ज स्टोर होगा। मान लो इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज। तो हम इस चार्ज को जब चार्ज स्टोर होगा तो इसमें क्या स्टोर होगा? एनर्जी भी स्टोर होगा। तो इस कैपेसिटर को इसलिए इसका जो कैपेसिटर है इसका नाम दिया जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि जो इनमें जो यूज किया गया कंडक्टर वो कैसा है? पैरेलल प्लेट है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, जैसे देखो, मान लो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं बैटरी के साथ। किसके साथ? बैटरी के साथ, मतलब सप्लाई के साथ जोड़ते हैं। तो इस वाले को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इसको निगेटिव टर्मिनल से। तो ये हमारा जो चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, अब इस पर हुआ प्लस क्यू, इस पर हुआ माइनस क्यू, एक प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव और एक प्लेट हो गई निगेटिव। जिससे कि क्या होगा कि अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होने वाला है? बीच में अगर सिंगल प्लेट से निकालते हैं तो पोटेंशियल केवल पॉजिटिव की वजह से आता। अब क्या होगा? जो पोटेंशियल आएगा ये इसके बीच में, वो किसकी वजह से आएगा? एक तो प्लस चार्ज की वजह से आएगा और एक माइनस चार्ज की वजह से आएगा। तो दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, है ना। तो यही इसमें बेनिफिट मिलेगा आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। तो हम तो चार्ज देख लिए कि हमने जो बैटरी लगाया या जो हम चार्जिंग डिवाइस लगाए हैं उससे इस प्लेट पर जो चार्ज आया वो प्लस Q आया और इस पर माइनस Q, मतलब ओवर जो चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है? Q है। लेकिन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल के लिए हमने पढ़ रखा है जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मतलब निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? E डॉट डी से निकालते हैं। ई डी मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हमने डी लिया था, है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो मान लो अगर इस बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इस प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगी और नेगेटिव की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये E1 और ये E2। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें E नेट की तो कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। अच्छा, E1 कैसे निकालेंगे? E1 का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा। अगर मान लो कि प्लस चार्ज है, इसका एरिया जो है वो A है। एरिया कितना है?
दोनों का एरिया ए है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। अभी हम प्लेट की जो एरिया है वो सेम लिए हैं, चार्ज भी दोनों पर क्या है, सेम है। तो अब इसके वजह से E1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेट, एक सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की वजह से सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा ये, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब इस इक्वेशन में सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये E का वैल्यू आ गया। ठीक है, E नेट। अब यहाँ पर हम रख देते हैं पोटेंशियल की जगह पे, तो आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल निकल के आ गया। जब पोटेंशियल निकल के आ गया तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q डिवाइड बाई V। तो Q तो निकल के आ गया Q, और V का जो वैल्यू है वो कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो C का जो फॉर्मूला आ गया वो आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। तो C इज इक्वल्स टू आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, जहाँ पर एरिया क्या है, इफेक्टिव एरिया है। आगे डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एरिया क्या होता है, तो इसको हम बोलेंगे फैराड में। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, area of plate, cross section area of the plate, and d is what, d is distance between plate. okay, अभी जो फॉर्मूला देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, जहां पर A क्या है, ये हम लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, और डी क्या है, सेपरेशन ऑफ प्लेट, या हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। ओके, अच्छा, अभी जो हम देखे थे इन कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट नहीं था। ठीक है, इस प्लेट को हम पॉजिटिव से जोड़े थे, इसको निगेटिव से, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया था और यहाँ पे माइनस चार्ज आया था। एरिया A था और इनके बीच का डिस्टेंस D था। अब इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी आया है। लेकिन क्या होगा जब हम यहाँ पर मीडियम को इंसर्ट कर देंगे, मान लो कि हम यहाँ पे कोई मीडियम लगा देते हैं, यहाँ पे इनके बीच में कोई मीडियम डाल देते हैं। ठीक है, इनके बीच में जब मीडियम डाल देते हैं तो इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो या दे दिया है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन R दे दी है, जिसमें यहाँ पे 1 था क्योंकि हमने वहाँ पे वैक्यूम ले रखा था। हो सकता है कि इनके बीच में कोई मीडियम, कोई पेपर डाल दिया गया हो, ऑयल डाल दिया गया हो, अदर टाइप के जो वो क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इंसर्ट कर दिया गया है, जिसका वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन R है। तो यहाँ पर जो मीडियम की जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइड बाई डी। ठीक है, उसी फॉर्मूला में जहाँ पर सिग्मा डिवाइड बाई आपने एप्सिलॉन नॉट लिया था, वहाँ पर क्या लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे। और हम जानते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। ये तब यूज़ करते हैं जब मीडियम की बात होती है। तो मीडियम की कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइड बाई डी। ये तब यूज़ करेंगे जब इन प्लेट के बीच में कोई अदर मीडियम इंसर्ट किया गया हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। क्या देखेंगे, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो अब देखेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिसको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जैसे कि हम फॉर्मूला में जानते हैं, अभी जो शुरुआत का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ध्यान सुनना, अगर इस तरीके से एग्जामिनर आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है कि इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस या चार्ज ऑफ कंडक्टर ट्वाइस टाइम, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। तो आप कहो सो दिमाग लगाओगे कि C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, इसको ट्वाइस कर देंगे तो ऑलरेडी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, तो हम क्योंकि जैसे ही हम चार्ज को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, देन द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट, देन यू कैन से द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, the value of capacitance does not depend on
डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज and nor depend on वोल्टेज या पोटेंशियल। ओके, इस बात को याद रखना। अगर ये एग्जामिनर ये नहीं कहता है कि एक को कांस्टेंट कर दिया गया, सेकेंड एक क्यू कांस्टेंट कर दिया गया, तब तक अगर डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल और इफ यू इंक्रीज द चार्ज देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, देन यू विल से नो इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर, बिकॉज इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज देन ऑलरेडी पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज। So the ratio of charge and potential always constant, then you can say the value of capacitance does not depend on charge and not depend on potential. So then what will be the effect of capacitance, है ना। हम क्या देखेंगे कैपेसिटेंस के क्या इफेक्ट होगा, जिससे कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जिससे कि कैपेसिटेंस वेरी करेगा। तो हम इसके बेसिक फार्मूला जो अभी जो निकाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, या अगर हम मीडियम इंसर्ट करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाई टी। दो हम फार्मूला यूज करेंगे और इससे हम बताएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है। जैसे पहला है, जैसे आपने देखा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मीडियम की परमिटिविटी, है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो पहला फैक्टर है डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, तो पहला आता है नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ध्यान देना, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि इफ वी इंक्रीज द dielectric constant then potential will also, then capacitance will also increase, because capacitance directly proportional to epsilon naught epsilon r, जिसको हम ऑलरेडी लिख सकते हैं k, इसको लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k लिखा जाता है k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, जहाँ पर k इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर हम इफ वी इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इस टाइप का मटेरियल इंसर्ट करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। मतलब कह सकते हैं कि जो पहला डिपेंडेंसी फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं एरिया ऑफ प्लेट for ideal capacitor area should be infinite as compared to distance between two plate। ओके, एरिया ज़्यादा होना चाहिए किसके कंपेयर में, डिस्टेंस के कंपेयर में, जिससे कि ज़्यादा हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन सी हियर एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। ओके, एरिया मीन्स व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया increase then capacitance also increase। मतलब अगर आपको कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो जो जिस प्लेट को आप ले रहे हो उसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया शुड बी मैक्सिमम, देन यू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटेंस। ओके, अब बात करते हैं तीसरा फैक्टर क्या है। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगर हम प्लेट के बीच का डिस्टेंस को कम करते हैं, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कम इसलिए करेंगे क्योंकि d क्या है, d इज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर में है तो d का जब वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो d को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम देयर आर थ्री फैक्टर्स वी विल सी एंड वी सी नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब बात ये आती है कि डिस्टेंस कितना कम किया जाए या डिस्टेंस पूरा कम कर देंगे तो क्या होगा, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी ये देख सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी फैक्टर है वो नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। ठीक है, जैसे देखो अब डिपेंडेंसी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एरिया लिए थे उसको हम इफेक्टिव एरिया इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि अगर मान लो
अगर हमारा प्लेट इस तरीके से जोड़ दिया गया, ठीक है, इस तरीके से, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक। तो अगर हम प्लेट को इस तरीके से जोड़े हैं तो जो हम एरिया कंसीडर करेंगे प्लेट का वो कौन सा है, केवल इस वाले एरिया की बात करेंगे। देखो ये एरिया, इतना ही एरिया की बात करेंगे हम, यही प्लेट हमारा इफेक्टिव एरिया है, ये इफेक्टिव यही है, ये वाला। बाकी सब इधर के एरिया और ये वाला, इस प्लेट का ये जो ये वाला एरिया होगा उससे कोई मतलब नहीं, और इससे भी हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें इस वाले एरिया को ही हम कहेंगे। तो हम कहते हैं इफेक्टिव एरिया, और इसी को कैपेसिटेंस में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा केस की बात करते हैं, अगर क्या होगा, अगर दो कंडक्टिंग प्लेट हैं और इन दोनों को एक रॉड से या एक वायर से इधर से जोड़ दिया जाए, ठीक है, दोनों क्या कर देंगे, रॉड से या एक कंडक्टिंग वायर से हम इसे जोड़ देते हैं। जब कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो इसका डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी का मतलब रियल में ये दोनों प्लेट एक प्लेट बन चुकी हैं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इनका सेम हो चुका है, चार्ज सब कुछ सेम हो चुका है, इसलिए सेम प्लेट है, सेम एरिया है, तो इसका डिस्टेंस डी जीरो कर देने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी की जगह पे जीरो रखेंगे तो सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये तब होगा जब हम इस कंडक्टिंग प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो ये दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है वो जीरो माना जाता है और ये दोनों की प्लेट एक बन जाती हैं, जिससे कि कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज होता है। अब ये प्लस और माइनस एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और कितना लगाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो बात करते हैं कैसे निकालेंगे फोर्स, कैसे निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स। अब फोर्स निकालेंगे किसी एक प्लेट पर, तो फोर्स ऑन एनी प्लेट ड्यू टू अदर, दूसरे की वजह से, दोनों के दोनों अट्रैक्शन लगाएंगे, दोनों पर सेम चार्ज है अभी फिलहाल, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर चार्ज, कोई चार्ज लेंगे, चार्ज का जो वैल्यू है, कोई भी चार्ज का जो वैल्यू है वो लेंगे, इंटू क्यू इंटू ई होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड प्लेट, क्यों सेकेंड प्लेट, मान लो कि हमें अगर इस वाले पर फोर्स निकालना है, ठीक है, इस वाले प्लेट की वजह से, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्लेट का चार्ज लेंगे, जो चार्ज है क्यू, और इस वाले प्लेट ने यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई से निकल के आएगा, क्यू इंटू ई से, ठीक है। मान लो इस पे सिग्मा है, दोनों पर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा यहाँ पर है, ठीक है। तो क्यू ई को हम जब डिफाइन करेंगे क्यू, और सिंगल प्लेट की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू, और इस सिग्मा की जगह पर लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई ए लिख सकते हैं, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये क्या आ गया, एक फोर्स मतलब एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स लगाया जाएगा ये निकल के आ गया। क्यों, ये प्लेट इस पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो यही जो हम जो मीडियम को इंसर्ट किए हैं उससे हमें एडवांटेज ये मिल जाता है, अगर हम मीडियम इंसर्ट नहीं करेंगे तो एक लिमिट तक ही हम इन दोनों प्लेट को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा पास करेंगे एक दूसरे पर इतना फोर्स लगेगा जिससे कि स्टिक टुगेदर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब चिपकने से बचने के लिए, मतलब दोनों आपस प्लेट में चिपकने से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, मीडियम डाल देते हैं। तो ये पहला मीडियम का एडवांटेज हो सकता है कि इस फोर्स की वजह से दोनों चिपक जाएं, ना चिपके, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इनमें मीडियम डाल देते हैं। अदरवाइज मीडियम नहीं डालेंगे तो एक लिमिट तक ही हम इनके डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और जब डिस्टेंस को कम लिमिट तक कम कर पाएंगे तो कैपेसिटेंस को भी हम बहुत कम वेरी करा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटेंस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम फोर्स निकाल लिए, फोर्स का फॉर्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए न्यूटन होगा, ठीक है।